50% of all thymic carcinoids are associated with MEN1 syndrome. Also, MEN1 syndrome may be people who have MEN1 and who are heavy smokers. They have a more increased risk of developing thymic carcinoids. However, other environmental factors जैसे कि जो carcinogens like tobacco and all, उनके साथ कोई भी link establish नहीं हुआ है, but MEN1 and उनमें भी MEN1 who are heavy smokers. So epidemiology, thymic NATs जो हैं बहुत ही rare tumors हैं. They are 2 to 5% of all thymic malignancies and 0.4% of all NATs. So mostly adults में होता है with median age of 54 years, male more than female. Males में 3:1 का ratio है. Annual incidence is very low, 0.2 per million. पैथोफिजियोलॉजी, सो बेसिकली इनमें पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स जो है मिल सकते हैं. पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स क्या क्या हो सकते हैं? कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है 30 to 35% ऑफ केसेस में ड्यू टू एक्टोपिक एसीटीएच सिक्रीशन, एंड एक ह्यूमोरल हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी हो सकता है, ये भी अप टू 30% केसेस में. और ये जो ह्यूमोरल हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी है, दिस इज ड्यू टू पैराथायराइड रिलेटेड पेप्टाइड सिक्रीशन. ओके, एंड रेयरली थर्ड चीज क्या होती है, वो एक्रोमेगेली कॉज कर सकता है और SIADH जैसे प्रेजेंट कर सकता है. तो ये 4 प्रेजेंटेशंस जो है उसकी पैरानियोप्लास्टिक जैसी हो सकती हैं. ठीक है. हिस्टोपैथोलॉजी, सो हिस्टोपैथोलॉजी के बेसिस पे 4 टाइप्स होते हैं कार्सिनोइड्स के. पहला टिपिकल, दूसरा एटिपिकल, तीसरा लार्ज सेल, चौथा स्मॉल सेल. ठीक है. और उसके अलावा क्या क्या हम हिस्टोलॉजिकल फीचर्स जो है प्रेजेंट करेंगे, दैट इज नेक्रोसिस, माइटोसिस एंड स्पेशल साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसमें होंगे. सो प्रेजेंट कैसे करता है? यूजुअली ना लेट प्रेजेंट करता है, क्योंकि व्हेन इट ग्रोज एंड देन इट प्रेजेंट्स लाइक कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स लाइक कफ, डिस्निया, चेस्ट पेन, होर्सनेस ड्यू टू RLN इन्वेजन. तो ये तब होगा जब वो ग्रो कर जाएगा. मोस्टली वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. ठीक है. अप टू 20% ऑफ केसेस में SCC सिंड्रोम कॉज करता है, या फिर जो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स हमने पढ़े अभी दैट इज कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया. हाँ जी. एंड उसके अलावा और दो थे दैट इज, हाँ जी, एंड एक्रोमेगेली. ठीक है. तो इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? इवैल्यूएशन होगी, पहले हम करेंगे इमेजिंग क्या करेगा. सो बेसिकली इमेजिंग एंड बायोप्सी के बारे में बात करते हैं. सो इमेजिंग में क्या है, मोस्टली हम CT करते हैं. CT में हमें क्या दिखेगा? एक एंटीरियर मीडियास्टिल मास दिखेगा. इसमें हमें पता चलेगा उसका साइज क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है. सो बेसिकली हेटेरोजेनस लोब्यूलेटेड मास जैसा दिखेगा ये, एंड इट्स इन्वेजन इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज है हमें पता चलेगा. So how can we identify it? It will be heterogeneous lobulated with areas of hemorrhage and necrosis. So this is a characteristic feature of thymic NATs. इसके अलावा CT के अलावा हम MRI with basically cardiac MRI कर सकते हैं. इसमें क्या होगा, हमें लोकल इन्वेजन्स के बारे में पता चल जाएगा, जैसे कि ग्रेट वेसल्स, हार्ट स्ट्रक्चर्स या पेरिकार्डियम, जो बेसिकली CT से थोड़ा सा बेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है. तीसरी चीज जो है दैट इज सोमैटोस्टैटिन बेस्ड इमेजिंग, दैट इज ऑक्ट्रियोस्कैन. तो इसमें फायदा क्या है? पहली चीज, एक तो इट विल टारगेट सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर्स व्हिच आर ओवर एक्सप्रेस्ड इन थाइमिक NATs, तो आप आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हो. So it is helping for allowing whole body scanning to assess primary tumors और उसके metastatic site. दूसरी चीज, आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर्स अगर इन पे है, दैट इज दे आर एक्सप्रेसिंग इट, तो मोस्टली ये जो है रिस्पॉन्ड भी करेगा पेप्टाइड थेरेपी को, अगर वो एडवांस्ड केस है तो. ठीक है. ये हो गए इमेजिंग. इमेजिंग में हमने पढ़ा CT, MRI और सोमैटोस्टैटिन वाले स्कैन्स. लैब स्टडीज में क्या क्या आएगा? लैब स्टडीज में आएगा क्रोमोग्रानिन. क्रोमोग्रानिन बेसिकली डायग्नोस्टिक नहीं होता है, इट्स मोस्टली फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज एक्टिविटी, स्पेशली मेटास्टैटिक डिजीज में. सो लेट्स से अगर बेसलाइन किसी का क्रोमोग्रानिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो हम मॉनिटर कर सकते हैं डिजीज एक्टिविटी को विद द हेल्प ऑफ क्रोमोग्रानिन. इट इज नॉट यूजफुल इन डायग्नोस्टिक. सो
पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में अगर किसी को जैसे कुशिंग सिंड्रोम है तो देन कोर्टिसोल लेवल्स इन सीरम एंड 24 आवर यूरिन. Humoral hypercalcemia में we'll have to check for hypercalcemia, hypophosphatemia, elevated PT, parathyroid related peptide levels. And उसमें भी let's say advanced cases में it will also help in monitoring disease recurrence and response to treatment. ठीक है, तो अभी तक हमने इमेजिंग पे पढ़ी, ब्लड टेस्ट पढ़ लिए. तीसरा है बायोप्सी. सो बायोप्सी जो है, अगर छोटे मासेस होते हैं तो वी डू नॉट do biopsy, we attempt a surgical resection. So larger masses with unclear margins जो हम usually पढ़ते हैं कि अगर आप neoadjuvant therapy plan कर रहे हैं then we will require biopsy. So larger masses when we are not sure of the margins, so we will get tissue biopsy prior to surgical decision. So biopsy method क्या हो सकते हैं? एक CT guided core biopsy है, that is preferred for thymic entities and it is effective in most of the studies. उसके अलावा alternate approaches हो सकते हैं endoscoping या फिर transbronchial ultrasound guided FNAC, that is EBUS FNA कर सकते हैं. EBUS FNA का 2 फायदे हैं. आप EBUS FNA से thymic carcinoids का भी biopsy ले सकते हो और mediastinal lymph nodes भी assess कर सकते हो. फिर सर्जिकल अप्रोचेस में, सर्जिकल अप्रोच जो है based on tumor location and invasion pattern होगा. So for masses which are towards the anterior chest wall, we can attempt a resection by anterior mediastinotomy. For masses which are towards the side of the chest wall or whenever we are suspecting lung mets, we can do a VATS approach. So ये basically ESMO में ESMO guidelines में they had combined lung and thymic carcinoids और उनका एक छोटा सा टेबल दिया था कि हमें क्या क्या देखना होता है. सो क्लिनिकल हिस्ट्री जो हमने अभी पढ़ा, कोई फंक्शनिंग सिंड्रोम तो नहीं है, अगर एडवांस डिजीज है तो कोई लंग ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न से तो नहीं प्रेजेंट कर रहा है, MEN1 सिंड्रोम की हिस्ट्री तो नहीं है. फिर पैथोलॉजी के बेसिस पे आप जाके उनको क्लासिफाई करोगे, हम क्लासिफिकेशन अभी पढ़ेंगे. ठीक है, मल्टीपल सिंक्रोनस प्राइमरीज तो नहीं है, नोड डिसेक्शन, नोड्स क्या क्या इन्वॉल्व है वो बताना है, रिसेक्ट कर दिया तो रिसेक्शन स्टेटस बताना है. बायोकेमिस्ट्री हमने पढ़ा कि हमें क्रोनोग्रानिन लेवल्स, कैल्शियम ग्लूकोज लेवल्स, एंड अगर सिंड्रोमिक पेशेंट्स हैं तो उनमें 24 आवर यूरिन HIA, कोर्टिसोल, ECTH, फ्री यूरिन कोर्टिसोल, सीरम ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. इमेजिंग करेंगे तो TNM जो होता है, TNM स्टेजिंग जो थाइमिक कार्सिनोइड के, इट इज अकॉर्डिंग टू दी TNM थाइमस के जो ट्यूमर्स होते हैं उसी के हिसाब से हम फॉलो करते हैं. डोटा स्कैन या फिर हम DTPA स्कैन कर सकते हैं. पेट CT अगर हाई ग्रेड मॉर्फोलॉजी है या फिर नेगेटिव जो सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टिव नेगेटिव हैं उनमें पेट CT कर सकते हैं. अगर कोई सिम्टम्स हैं तो होल ब्रेन MRI, होल स्पाइन और ब्रेन का MRI कर सकते हैं. ब्रोंक, ट्रांसथोरैकिक इसोफेगस, ट्रांसथोरैकिक इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं. और so tumor growth rate radiological over 2 to 3 months in non-resectable asymptomatic. TC basically TC है आपके, जब हम कार्सिनोइड्स पढ़े थे तो as you remember typical carcinoids and atypical carcinoids हमने पढ़े थे. So asymptomatic typical carcinoids अगर बहुत बड़ा है, non-resectable है, तो आप इमेजिंग करके देखेंगे कि asymptomatic typical carcinoids या low grade atypical carcinoids में 2 to 3 months में कितना ग्रोथ हो रहा है, टू नो कि किस टाइप का ट्यूमर है, उसमें इमेजिंग करके हम देख सकते हैं. सो जेनेटिक स्क्रीनिंग हमने पढ़ा था, MEN1 MEN1 के साथ ये एसोसिएटेड होता है. ठीक है, फिर इसकी स्टेजिंग, थाइमिक कार्सिनोइड्स आर स्टेज लाइक थाइमिक ट्यूमर्स. ठीक है, तो इसमें स्टेजिंग में क्या है, सो इट इज T1, T2, T3, T4. ठीक है, T1 है बेसिकली ट्यूमर, इसमें साइज नहीं दे रखा, बट ट्यूमर जो कि इनकैप्सुलेटेड है which is extending into mediastinal fat या फिर mediastinal pleura. Pleura अगर इन्वॉल्व नहीं, so basically T1A is no mediastinal pleura involvement and T1B is involvement of mediastinal pleura. So मैंने इसको ऐसे याद रखा था कि 2 and 4 जो है वो हार्ट से इन्वॉल्व है. So 2 जो है वो पेरिकार्डियम है, 4 जो है वो
फर्दर अंदर जाके यानी कि इंट्रा डायरेक्ट इन्वेजन हो सकता है आपका मायोकार्डियम में। सो पेरिकार्डियम तक T2 है, मायोकार्डियम में T4 है। T3 जो है दैट इज मोस्टली वेन्स, ठीक है, एंड आसपास के स्ट्रक्चर जैसे कि फ्रेनिक नर्व, चेस्ट वॉल, एक्स्ट्रा पेरिकार्डियल पल्मोनरी आर्टरी और वेन, लंग, ब्रेकियोकेफालिक वेन, सुपीरियर वेना के बाद। T4 हमने बात की थी, मायोकार्डियम तो है ही, उसके अलावा मेजर आर्टरीज जो हार्ट से अराइज हो रहे हैं जैसे कि असेंडिंग आर्च एंड डिसेंडिंग आर्च, इंट्रापैरेन्काइमल पल्मोनरी आर्टरी, ट्रेकिया एंड इसोफेगस, ये सारे जो हैं ये T4 आते हैं। नोड्स में जो है इसका N1 होता है, एंटीरियर पेरीथाइमिक लिम्फ नोड्स आर N1 एंड डीप इंट्राथोरैसिक लिम्फ नोड्स और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आर N2। M1 स्टेटस क्या है इसका? M1 जो है वो M1A M1B है। अगर एक सेपरेट प्लूरल या पेरिकार्डियल नोड्यूल मिलता है वो M1A है, इसके अलावा कहीं और मेटास्टेसिस है तो वो M1B है। सो इसका T स्टेजिंग देखेंगे। सो कोई भी नोडल मेटास्टेसिस या डिस्टेंट मेटास्टेसिस इज स्टेज 4, ठीक है। सो N1 इज स्टेज 4A, N2 इज स्टेज 4B, M1A इज स्टेज 4A, ठीक है, M1B इज स्टेज 4B। उसके अलावा T1 इज स्टेज 1, T2 इज स्टेज 2, T3 इज स्टेज 3A, बट T4 इज नॉट स्टेज 4, इट्स स्टेज 3B, ठीक है। ठीक है, फिर ये एस्मो गाइडलाइंस में दिया था थाइमिक कार्सिनोइड्स और उनका मैनेजमेंट। तो हम जो है वी विल डू एनाटॉमिकल डिसेक्शन एंड लिम्फ नोड डिसेक्शन। बाय लिम्फ नोड डिसेक्शन जैसे कि आपको एंटीरियरली, हम आगे भी पढ़ेंगे कि आपको एंटीरियर मीडियास्टिनम पूरा लिम्फ नोड क्लियरेंस करना होता है। तो फर्दर अगर आपने रिसेक्शन कर दिया एंड लिम्फ नोड क्लियरेंस कर दिया, अगर R0 रिसेक्शन है यू विल हैव टू ऑब्जर्व या फिर रेडिएशन दे सकते हैं। R1 resection है, R1 resection में भी further we will see if it was a typical carcinoid or if it was a atypical carcinoid. If it was a typical carcinoid, same as R0 resection, we can observe or give radiation. अगर atypical carcinoid है, then radiation plus minus systemic therapy या फिर अकेला systemic therapy to be considered. R2 resection अगर किया है तो अगेन टिपिकल कार्सिनोइड थोड़ा फेवरेबल है, वी कैन ऑब्जर्व और गिव रेडिएशन और प्लस माइनस सिस्टमिक थेरेपी। एटिपिकल है तो सिस्टमिक थेरेपी देनी ही देनी है प्लस माइनस रेडिएशन, ठीक है। अब ये नटशेल में था, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। तो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या है? तो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कि अगर रिसेक्टेबल डिजीज है, मतलब लोकलाइज्ड डिजीज है या फिर मेटास्टैटिक या रेकरेंट डिजीज है। तो अगर तो लोकलाइज्ड डिजीज है दैट इज, तो ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं है हमारे पास NAT की, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो रिपोर्ट होते हैं दे आर ओनली वेरी लेस। सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं, दैट इज द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट। एंटीरियर, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, एंटीरियर मीडियास्टिनल कंपार्टमेंट हम पूरा रिमूव करेंगे इंक्लूडिंग हाइलर एंड मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। एंड समटाइम्स दे कैन बी डीम्ड अनरिसेक्टेबल ड्यू टू देयर लार्ज साइज। न्यूअडजुवेंट न्यूअडजुवेंट कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी प्रेफर दिया जा सकता है, लेकिन डेटा उतना नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत कम होते हैं। सो मोस्टली इट इज टू श्रिंक ट्यूमर। पहले हम बायोप्सी लेंगे अगर हम न्यूअडजुवेंट थेरेपी दे रहे हैं तो, ठीक है। कई बार चैलेंजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ लोकल इन्वेजन, माइक्रोस्कोपिक डिजीज माइट रिमेन, तो वो हमने पढ़ा कि R1 रिसेक्शन होगा तो फर्दर मैनेजमेंट विल डिपेंड ऑन कि अगर टिपिकल है या एटिपिकल है। एडजुवेंट थेरेपी भी हमने पढ़ा दैट फॉलोइंग कंप्लीट रिसेक्शन एडजुवेंट कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी जो है कंसीडर की जा सकती है फॉर रेसिडुअल डिजीज। लेकिन अगर मॉडरेटली या पोरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स हैं तो हम करेंगे सिस्प्लाटिन और कार्बोप्लाटिन प्लस एटोकोसाइड बेस्ड रेजिमेंट्स प्रेफर करेंगे अकॉर्डिंग टू NCCN गाइडलाइंस। देन अगेन कम केसेस हैं तो डेटा नहीं है उतना। ये था लोकलाइज्ड डिजीज। जो रेकरेंट या मेटास्टैटिक डिजीज है, अगर आप रिसेक्ट कर सकते हो रेकरेंट डिजीज को तो वी विल गो फॉर सर्जिकल रिसेक्शन, ठीक है। सिस्टमिक थेरेपी उन पेशेंट्स के लिए जिनमें आप रिसेक्ट नहीं कर सकते। फॉर अनरिसेक्टेबल और मेटास्टैटिक थाइमिक NATs वी कैन गो फॉर सिस्टमिक थेरेपीज। इसमें सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स व्हिच विल इंक्लूड ऑक्ट्रोटाइड, लैंट्रोटाइड, दीज आर ओनली फॉर, जैसे हमने पढ़ा था कि हम सोमैटोस्टैटिन जिनका सेंसिटिविटी है स्कैन से, उनमें हम ये एज अ थेरेपी यूज कर सकते हैं। कीमोथेरेपी जो हमने पढ़ा था सेम, जैसे कार्बोप्लाटिन एंड एटोकोसाइड बेस्ड थेरेपी जो है पोरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स के लिए यूज की जाती है,
ठीक है. अदर सिस्टमिक थेरेपी जैसे एवरोलुमिस जो है, दे आर शोन to have advanced they have been shown to have some benefit in advanced tumors, but mostly उसका डेटा lung NATs में ही है. thymic NATs में अभी उसका डेटा आ रहा है. ठीक है. रेडिएशन थेरेपी is mainly used for palliation, for symptomatic relief, for recurrent and metastatic disease. अभी सर्वाइवल में हमारे पास डेटा नहीं है. ठीक है. Then again लास्ट में prognostic factors. So अभी तक whatever we said we have read कि अगर tumor stage, that is prognosis is significantly influenced by tumor stage. If we detect early and the tumor is localized, it will have better outcomes as compared to regional and metastatic spread. Second, resectability. If you are able to resect the disease, it is associated with improved prognosis. But as क्योंकि बहुत late हमें detect होते हैं, it can be unresectable at the time we detect them. Histological grading, तो well differentiated tumors जो होते हैं, so basically typical carcinoid atypical है, उन पे prognosis impact होता है. Poorly differentiated का worse prognosis होता है. High mitotic index और proliferation rate जो है वो aggressiveness बताती है, and it is correlated with poor prognosis. And larger tumors जो हैं, they show advanced disease and worse prognosis. So although thymic NATs जो है वो बहुत rare है, but if you compare it to NATs from any other sites, like say gastrointestinal NAT या lung के NAT, it has a poor prognosis compared to NATs of any other site. ठीक है. So this is because of aggressive nature, as हमने बोला कि वो late पता चलते हैं. ठीक है. Survival rates क्या हैं? So SEER database के हिसाब से, if we are able to resect the localized disease, about 9 years median overall survival है. अगर regional spread हुआ है, तब median overall survival is under 5 years, that is 59 months. Metastatic disease है तो सबसे कम होगा, that is under 3 years, that is 35 months. ठीक है. Complications जो होते हैं, they are related to paraneoplastic syndromes, whatever we read, and local invasion जैसे कि phrenic nerve involvement या recurrent laryngeal nerve involvement, या फिर अगर surgery हुई है तो surgery related जैसे nerve injury, infection and wound dehiscence. ठीक है. Okay.